भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इजराइल पहुंचे और अचानक सब लोग चौंक उठे कि इतना बड़ा डिप्लोमैट इजराइल पहली बार 7 अक्टूबर के बाद पहुंचा है। हम लोग यहां पर जो बात करेंगे, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ये दिखाया है कि अचानक 7 अक्टूबर के बाद पता चलता है कि भारत में मणिपुर जैसी जगह में यहूदी हैं, और उसके बाद हमको यह भी पता चलता है कि जो इजराइल की सेना है उसमें कई भारतीय सर्व कर रहे हैं, कुछ जो वहां इजराइल के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं, और कुछ जो जैसे मणिपुर के अभी इसको हम कहेंगे न्यू जूस कि नव मतलब अचानक जो जिनका जुडाइज्म डिस्कवर हुआ है वो भी वहां सर्व कर रहे हैं। लेकिन अजीत डोवल के जाने का अर्थ क्या था? अब इसमें देखिए एक बहुत ही बड़ा पेच छुपा है, और ये आपको समझना है, खासतौर पे भारतीय मुसलमानों को और उनके एलाइज को, और जो 1857 की लाइन हिंदू जो फॉलो करते हैं और जो मैक्सिमम है भारत में, उनको समझना है कि अजीत डोवल की जो ये इजराइल की यात्रा है, दरअसल इसका असली मायने क्या है। इसमें देखिए कुछ जो स्कॉलर्स हैं, खासतौर पे जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें इजराइल स्टडीज का एक डिपार्टमेंट है, और उसके प्रोफेसर जो इस समय इजराइल में हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, उन्होंने कहा कि डोवल का आना हो सकता है ये भी कारण हो कि मोदी परेशान हो रहे हैं कि नेतन्याहू के गाजा अभियान में जो 30,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, इसको लेके मोदी परेशान है, क्योंकि देखिए उधर अमेरिका भी दबाव डाल रहा है। हालांकि हमने आपको बहुत बताया है, बहुत तफसील से बताया है कि अमेरिका और इजराइल दरअसल उनकी नूरा कुश्ती है, वो चाहते एक ही चीज है। भारत लेकिन ब्रिक्स का क्योंकि पार्ट है, और ब्रिक्स में रशिया और चाइना के साथ भारत है, तो इसलिए भारत के पास एक इशू आ जाता है कि वो इस लड़ाई में कब तक इस तरह से जो प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहे हैं जबकि सरकार फिलिस्तीन के साथ है, इस तरह का जो वो दोहरापन है ये कब तक चलेगा। क्योंकि देखिए चुनाव भारत में आ गए हैं, और चुनाव के टाइम इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, वोटों का सवाल होता है। लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के वोट की फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा देखिए भारत में कोई भी चुनाव होता है, ये मंच से बात कहना अलग बात है, लेकिन भारत में कोई भी चुनाव होता है उसमें कोई भी जीतता है, कोई भी सरकार बनाता है, उसमें एक भारी मात्रा मुस्लिम वोट की होती है, किसी न किसी तरह मुस्लिम समर्थन की होती है, या फिर उसको किसी तरह से बिखराव में डाला जाए उसकी भूमिका होती है। अब हम लेकिन यहां पर देखिए दूसरी बात कर रहे हैं। अजीत डोवल जो गए इजराइल, उसमें दरअसल मुझे एक साजिश दिख रही है सीधे तौर पे, और वो साजिश है जो भारत में 2024 चुनाव में जो मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और 400 सीटें बीजेपी लाए। बीजेपी कांग्रेस नहीं है, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी है, उसकी विचारधारा है और हिंदुत्व विचारधारा है, तो उसकी सेकुलर विचारधारा नहीं है। वो चाहे कहे इस बात को कि यही सेकुलरिज्म है, हिंदुत्व ही सेकुलरिज्म है, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा, अच्छा हाँ यहां मैं साफ कर दूं कि वो संघीय हिंदुत्व अलग है, सनातन धर्म का हम लोग जिस हिंदुत्व को मानते हैं वो अलग है। तो जो भाजपा का संघीय हिंदुत्व है, वो जो राजनीतिक तौर पे हिंदुओं को एक इकाई के रूप में गठित करना चाहता है, मुस्लिम विरोधी है, वो ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, खासतौर पे 3 ये जो कम्युनिटीज हैं ये उसके निशाने पे हैं। अब देखिए, अब यहां पर बात ये आ जाती है कि इजराइल ने जिस तरीके से मुसलमानों को हैंडल किया है, वो भी सीखने बार बार बीजेपी आरएसएस के लोग जाते रहे, और हैंडल किया है। इसमें किस तरह से हैंडल किया है? 2 तरह से। देखिए, गाजा और वेस्ट बैंक में तो वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है जो एक्चुअली 1967 में इजराइल के कब्जे में आई, गाजा और वेस्ट बैंक में। जो 1948 में जो इजरायली स्टेट डिक्लेयर हुआ, जो नकबा हुआ, उस समय 1.2 मिलियन अरब्स थे, और करीब 7 लाख लोगों को वहां से भगाया गया, जिसको नकबा कहते हैं, और जो रह गए उनको इजरायली सिटीजनशिप दी गई। तो इसीलिए आज इजराइल की जो करीब 70 लाख जो पॉपुलेशन है इजराइल की, तो उसमें 20% अरब्स हैं। मतलब मेरे ख्याल से 70 नहीं, 90 लाख पॉपुलेशन है, 70 लाख जूज हैं और करीब 20 लाख जो हैं वो अरब्स हैं। तो 20% पॉपुलेशन लगभग इजराइल की अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि भारत के जो इस तरह के दक्षिणपंथी हैं वो इजराइल क्या स्टडी करने जाते हैं?
अब आप देखिए, इजराइल का जो संविधान है, और ये बात मुझसे कई लोगों ने पूछी, क्या वो यहूदियों को और अरब मुस्लिम्स को बराबरी के अधिकार देता है? यही पेच है। देखिए, इजराइल ने जो एक तरीका निकाला, वहां पर कोई रिटन संविधान नहीं है, बल्कि बेसिक लॉज करके एक उनकी अवधारणा है। और बेसिक लॉज 1948 में उनके बने थे, जो 2018 तक जो वो चलते गए। उसमें लंबी कहानी में ना जाते हुए शॉर्ट में आपको मैं बताता हूं कि टेक्निकली अरब मुस्लिम्स और यहूदी जो हैं उनके बराबर के अधिकार इस मामले में है कि लीगल राइट्स एक भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी अरब इजरायली को आपने मार दिया तो यहूदी पे केस चलेगा, और अगर किसी मुस्लिम ने यहूदी को मार दिया तो मतलब केस नहीं चलेगा, यहूदी पे मुस्लिम पे केस चलेगा। ऐसा नहीं है, लीगल राइट्स एक हैं, वोटिंग राइट्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पहलू है, जो आरएसएस स्टडी करने जाता है, उन्होंने 2018 में एक कानून पास किया इजराइल ने, जिस कानून में यह लिखा है कि इजराइल एक इज अ जूइश स्टेट, वो तो क्लियर है, और उसके बाद द जूइश पीपल हैव अ यूनिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब इजराइल के राज्य में जूइश जो लोग हैं उनको एक यूनिक राइट है आत्मनिर्णय करने की। आत्मनिर्णय करने का मतलब एक उनको यूनिक राइट है। अब आप देखिए, अब इस चीज को अगर भारत में बिना संविधान बदले कुछ इस तरह की बात आ जाती है, या 400 सीट अगर ये ले आते हैं और संविधान कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम केवल प्रियम्बल बदलेंगे और उसमें हम हिंदू राष्ट्र शब्द हम जोड़ेंगे, और उससे मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि सबके अधिकार बराबर होंगे, तो ये बात देखिए सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर उसमें धीरे से एक बात आ गई कि ये गणतंत्र, ये भारतीय गणतंत्र हिंदुओं का है और हिंदुओं को आत्मनिर्णय का एक विशेष अधिकार है, यूनिक राइट, विशेष अधिकार, यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, यहीं से आपने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। और ये इतना खतरनाक है, ये इतना महीन है कि अच्छे अच्छे लोग इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए, कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले, सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस हैं, भारतीय हैं वो, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी आरएसएस संविधान अबॉलिश नहीं करेगी, बल्कि उसी संविधान को इस तरह से इंटरप्रेट करेगी कि उसमें मुस्लिम्स के और बहुत सारे हिंदुओं की भी, क्योंकि देखिए ब्राह्मण सशंकित हैं बहुत ज्यादा, हालांकि वो बोलते नहीं है क्योंकि उनके सामने फिर वही आ जाती है बात कि दूसरी पार्टी ओबीसी हैं, ये हैं, तो वो मजबूरी में बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो रिजेंटमेंट है कि भाई कांग्रेस के साथ जब ब्राह्मण मुस्लिम दलित थे तो उस समय एक दूसरी स्थिति थी, तो उसी तरीके से ब्राह्मणों में भी यही है कि वो जानते हैं इस बात को कि आरएसएस कहीं ना कहीं जो पंडित पुरोहिती है, या मान लीजिए जो पूरा जो मंदिरों की जो देखरेख है, उसको पूरी तरह से ले लेगी अपने हाथों में, और हर तरह के हर संभव प्रयास करेगी कि नव ब्राह्मण आरएसएस के लोग हों, जो जाति से जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण उस तरह से ना माने जाए। तो ये देखिए, ये एक बड़ा खतरनाक एक उसकी साजिश है, फैसिस्ट। और ये लगेगा लोगों को, कुछ लोगों को जो जाति विरोधी हैं उनको लगेगा अरे ये तो बड़ा प्रगतिशील कदम है। ये इसमें प्रगतिशीलता नहीं है, इसमें गुलामी है। सबको गुलाम बनाएंगे, ब्राह्मण मुसलमान को बनाएंगे, ब्राह्मण को बनाएंगे, दलित को बनाएंगे, सबको बनाएंगे। दलित से तो उनकी जन्मजात दुश्मनी है। तो ये जो एक नाजीवादी या जायनिस्ट या फांसीवादी हिंदुत्ववादी जो चिंतन आरएसएस का है, ये एक ही है सब। तो अब देखिए, इसमें हल्का सा इन्होंने अगर ये डाल दिया कि विशेष अधिकार, मतलब कोई कानून नहीं, लेकिन एक शब्द, एक लाइन डाल दी कि हिंदुओं के विशेष अधिकार। अब हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम भी हिंदू हैं तो हमारे भी, हिंदुओं का मतलब जो आरएसएस जिसको हिंदू कहेगा, जिसको वो तय करेगा। और फिर इजराइल ने दूसरी एक चीज की है जो कहीं नहीं है, उसने ये कर दिया है कि वो अरब इजरायली जो मतलब 1948 से बाकायदा बोनाफाइड सिटीजन हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भी वो, अगर वो आतंकवाद के नाम पे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से अगर वो कोई फंड लेते हैं तो उनकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है, उनकी सिटीजनशिप इजराइल छीन सकता है। कोई यहूदी ये करेगा तो उसकी सिटीजनशिप इजराइल नहीं छीन सकता। अगर कोई यहूदी देश विरोधी काम करेगा इजराइल में तो उसकी सिटीजनशिप इजराइल नहीं छीन सकता। लेकिन अगर कोई अरब इजरायली अगर कोई इस तरह का काम करता है
जिसको वो संज्ञा देती है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की मदद कर दी या कुछ भी कहीं से उसके पास फंड्स आ गए, तो उसको तुरंत ही इजरायली सिटीजनशिप रिवोक हो जाती है। और ये देखिए जेरूसलम में, क्योंकि जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहां अभी भी लोग इजरायली सिटीजन अपने को नहीं लिखते हैं, जो फिलिस्तीनी हैं वो अपने को पैलेस्टीनियंस ही लिखते हैं, और उनके बहुत बहुत सारे लोगों के पास इजरायली पासपोर्ट भी नहीं है, जॉर्डेनियन पासपोर्ट्स हैं। तो वहां पर करीब 4,000 लोगों की सिटीजनशिप इस तरह से इजराइल रिवोक कर चुका है। मतलब इजराइल के वो सिटीजन नहीं है, फिर भी इजराइल उनको उनकी सिटीजनशिप हटा के ये कहेगी कि हमारा कब्जा है जेरूसलम पे, हम तय करेंगे। उन लोगों को वो एक तरह से विस्थापित करने की स्थिति में उन लोगों को ले जाया गया है। ये फैक्ट है, 4,000 करीब लोगों को। तो अब आप सोचिए जब भारत में इस तरह की बात आएगी, और भारत में तो तुरंत देखिए सीएए की बात है और एनआरसी की जो पूरी बात है, इसमें सिटीजनशिप ये चीज ये सरकार कर सकती है बिना संविधान बदले। भारत में इस तरीके से कहीं ना कहीं एक चीज की जा सकती है बिना संविधान बदले, और वो ये है कि अगर ये चीज आ जाए सामने कि अगर कोई मुस्लिम खास तौर पे, उनके लिए ये बात कही जा सकती है या कोई कानून आ सकता है कि अगर वो आतंकवाद में लिप्त हैं या उनके ऊपर कोई खास तरह का अभियोग लगता है तो भारत की वो सिटीजन नहीं रहेंगे। देखिए जो सरकार एनआरसी ला सकती है, सीए ला सकती है, वो ये भी कर सकती है, और इसमें संविधान बदलने की जरूरत नहीं। अब आप कोर्ट में चैलेंज करते रहिए, वो एक अलग सवाल है। तो ये जो देखिए पूरा जो खतरा है, यहाँ हम जो देख रहे हैं कि जो डोवल की जो इजराइल विजिट थी, उसके पीछे की जो मंशा थी वो ये भी कहीं ना कहीं थी। इसके पीछे ये लोग इजराइल को स्टडी कर रहे हैं, और इजराइल को ये लोग देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करती हैं। उसी तरीके से भारत में भी उसी तरीके का एक कुछ सिमिलर अलग तरह से आएगा। सही बात है कि कोई उसकी कॉपी नहीं आएगी, अपने अलग तरह से जो अंदाज आरएसएस का है कि हर चीज़ को वो एक अलग तरह से अपना एक परिवेश के हिसाब से, भारतीय परिवेश के हिसाब से हर गलत चीज़ को, हर दक्षिणपंथी चीज़ को भारतीय परिवेश के हिसाब से वो इंटरप्रेट करती है, डिफाइन करती है, रीडिफाइन करती है और फिर लागू करती है। तो उस तरह की चीज़ जो है कहीं ये मुझे लग रहा है कि डोवल की जो विजिट है ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। अब हम आते हैं देखिए आज के राउंडअप पे। आज के राउंडअप में जो खास बात हुई है, जो विशेष जो चीज़ें हुई हैं, उसमें देखिए खास तौर पे ज़ोहरुल दक और जो नॉर्थ गाज़ा है अल जैतून, वहाँ के उस पूरे इलाके में इजरायली फोर्सेस के साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की झड़पें हुई, और फिर वही स्थिति बनी कि जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है कि करीब 11 इजरायली सैनिक घायल हुए और कम से कम 3 सैनिक मारे गए, और उसमें एक सैनिक की मौत तो इजरायली इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी एक्सेप्ट की। वेस्ट बैंक में उधर क्या हुआ कि वेस्ट बैंक में भी लगातार एक जो नाब्लस में, अल खलील में, और जो हर जगह जो रोज़ की बात है कि जैसे ही 12 बजता है वहाँ पर इजरायली जो फौजें हैं वो वेस्ट बैंक के डिफरेंट शहर्स पे, नाब्लुस में, जेरिको में, रमल्ला में, ट्यूबस में वो हमला करते हैं, और उसके बाद घंटों लड़ाई चलती है और किसी न किसी फिलिस्तीनी को ये लोग उठा ले जाते हैं। अब इसमें देखिए वेस्ट बैंक में अकेले करीब 1,000 से ऊपर लोग उठाए जा चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद। और वेस्ट बैंक में जो ये लोग कहते थे ना कि हम हमास को ख़त्म कर रहे हैं, केवल हम इसलिए गाज़ा में घुस रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना। 7 अक्टूबर के पहले तो वेस्ट बैंक में हमास थी ही नहीं, हमास नहीं थी 7 अक्टूबर के पहले। लेकिन इन लोगों ने 7 अक्टूबर से ही गाज़ा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी हमले 7 अक्टूबर के बाद ही से शुरू हो गए थे, गिरफ्तारियां वहां शुरू हो गई थी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हम केवल हमास के खिलाफ हैं, तो फिर आप वेस्ट बैंक में क्यों जा रहे हो? इस पे सवाल देखिए किसी ने नहीं उठाया। दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं एक पूरे इसके माहौल से जुड़ी हुई है, और जिस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, कि अमेरिका की वो जो शिप भेज रहा है 1,000 सैनिकों के साथ, जो पूरा मतलब सोचिए आप 18 फीट का बहुत ही बड़ा कॉजवे बनाएगा, हार्बर बनाएगा, उसके बाद वहाँ से खाना यहाँ जाएगा, फिर 2 मिलियन लोगों का खाना। ये इसके लिए इतनी ज़्यादा जो तैयारी है, और अमेरिका की सैनिक तैयारी, और उसके बाद इजराइल के साथ जो उसका कोऑर्डिनेशन है,
इसमें अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में सवाल लोग पूछने लगे हैं और बहुत ही उसमें कुछ बड़ी ही भयानक, मतलब मैं आपको कहूँ कि साजिशें सामने आ रही हैं, जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कल करीब 3 बजे दिन में मैं उसको रिलीज करूंगा, क्योंकि कल 2 वीडियो डालने हैं। कल एक 3 बजे जाएगा और एक 8:30-9 के बीच में। तो ये जो पूरी बात है, देखिए ये इसमें आ रही है। अब हाँ, कुछ चीजें डेली राउंड अप में हमसे मिस हो गई थी। उसमें देखिए क्या हुआ है कि जो यमन ने फिर एक शिप मारी है और हिजबुल्लाह ने लगातार 11 हमले करीब हिजबुल्लाह ने किए। हिजबुल्लाह एवरेज जो है वो करीब 9 से 11 हमले रोज कर रहा है, जिसमें इजरायलीज को बहुत नुकसान हो रहा है। इजरायली लेकिन अब अमेरिका की ताक देख रहे हैं कि अमेरिकन जो शिप आएगी, वो सैनिक आएंगे, उनके साथ वो क्या करने वाले हैं। ये तो खैर मैं आपको कल जो वीडियो मैं 3 बजे फिर कह रहा हूँ मैं रिलीज करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। एक और देखिए बहस चली है, एक और बहस ये चली है कि हमास को लेके लंदन गार्जियन ने एक आर्टिकल छापा और इतना झूठ उसमें, मतलब आप सोच सकते हैं लंदन गार्जियन लिबरल्स का अखबार है, लेकिन सबकी कली खुल गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की कली खुल गई। उसने जबरदस्ती का हमास पे बलात्कार के आरोप, जो कि बिल्कुल कहीं से भी कोई साबित नहीं कर पाया। यूएनओ ने भी उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब जाके अब लेकिन एक जो ये गार्जियन में जो रिपोर्ट आई है वो दूसरी है। वो ये है कि हमास जो है वो अपनी कंडीशंस ड्रॉप कर रहा है, हमास जो है कमजोर हो रहा है। अब सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है। और ये कैसे इन लोगों ने वो किया, इन्होंने कहा कि हमास, अच्छा हमास देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि जो पीस टॉक्स और ट्रू टॉक्स हो रही है उसमें फ्लेक्सिबल है हमास। अपनी उसने पहले एक मांग रखी कि भाई 135 दिनों का सीज फायर होगा। दूसरी उसने फिर थोड़ा पीछे हटा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा पीछे हटा। ये नेगोशिएशन में होता है। इजराइल भी अपना कई कई पैतरे दिखा चुका है। ऐसा नहीं है कि इजराइल कई बार, ऐसा आप कह सकते हैं कि इजराइल झुक गया, लेकिन वो वेस्टर्न प्रेस कभी नहीं कहेगा कि इजराइल झुक गया, वो कहेगा हमास झुक गया। हमास ने अगर जरा सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, अब यहां तक कह दिया कि हमास के जो मतलब जो 3 प्रमुख नेता हैं, मोहम्मद दैफ, यहिया सिनवार और मरवान इस्सा, तो मरवान इस्सा को इजरायली फौजों ने कहीं ना कहीं मार दिया है, यहां तक कह दिया। इस वजह से हमास परेशान है। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है, वो जो है उसने जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और हमास ने जो उसके खिलाफ, पूरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उसके खिलाफ लिखा कि उसको कोई अधिकार नहीं है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का। तो उसका वो उस पर भी कहा है कि देखिए उससे भी हमास बड़ा नर्वस हो गया है। फिर तीसरी बात जो सबसे बड़ी खराब जो गार्जियन में लिखी, और जो जेसन बर्ग नाम के उनके एक ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी, सबसे जो उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा के सिविलियंस हो रहे हैं, और हमास ने जो रमज़ान में अपराइजिंग कही थी वो नहीं हुई। अरे भाई, अपराइजिंग नहीं हुई, इसका क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? लगातार रोज बे रोज अपराइजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन में पूरा जो जितने मतलब 20-30 लाख फिलिस्तीनी हैं लगातार वो एकदम से एक दिन में सड़क में आ गए। कोई अपराइजिंग ऐसी नहीं हुई, कोई अपराइजिंग ऐसी नहीं हुई। 1942 का आंदोलन ऐसा नहीं था, 1934 का आंदोलन ऐसा नहीं था, 1857 की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग तरह का आंदोलन था। तो ये लोग एक अपना एक हमास को अक्यूज करते हैं कि हमास कमजोर हो गया, ये सब साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अच्छा, सिविलियन जनता जो है, रोज वीडियोज आ रहे हैं कि सिविलियन जनता 100% हमास के साथ है। कहीं से भी हमास को लेके किसी एक इंसान ने नहीं कहा कि हमास से उसको कोई भी अब वो भाई कुछ एजेंट्स हैं, कुछ और पार्टीज के लोग हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आखिरी चुनाव हुए थे फिलिस्तीन में, जो आखिरी चुनाव जो हुए थे 2007 को, तो 2007 के चुनाव में हमास जीत गया था, और हमास की विक्ट्री इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी। 44% वोट्स हमास को मिले थे और 41% वोट्स फतह को मिले थे, जो महमूद अब्बास की पार्टी। और फतह अब उसके बाद टूट गई, और उसका एक बड़ा हिस्सा आज हमास के साथ लड़ रहा है मैदान में। और फतह जो महमूद अब्बास की है, वो बस एक छोटा सा रंप टाइप का ग्रुप बन के रह गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो
पूरी रियलिटी है। वो रियलिटी ये है कि हमास पॉपुलर वोट उसके पास, हमास की सरकार बन गई थी, उसमें जो है हानिये उसके प्रधानमंत्री बन गए थे, उसको इन्होंने चलने नहीं दिया, इजराइल ने चलने नहीं दिया, तमाम एड्स रोक दी, तमाम जो इस तरह जो पूरा इतिहास है इसका कि जो फाइनेंशियल डोनेशंस देने थे, इजराइल ने कहा कि अगर हमास की सरकार होगी तो हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे ही नहीं। ऑस्लो अकॉर्ड्स के हिसाब से इलेक्शंस हुए थे और ऑस्लो अकॉर्ड्स में लिखा था कि जो टैक्स कलेक्ट करने की ताकत है वो इजराइल के पास ही रहेगी। तो इजराइल ने कहा हम देंगे ही नहीं। अब और ये सब के चलते फिर महमूद अब्बास ने हमास के प्रधानमंत्री को डिसमिस कर दिया और अपना नया प्रधानमंत्री थोप दिया। उसके बाद से कभी चुनाव हुए नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स कंडक्ट हुए, उन लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स में भी ये बात खुल के सामने आई है कि हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। 7 अक्टूबर के पहले से आप देख लीजिए, 7 अक्टूबर के बाद देख लीजिए, हमास की पॉपुलैरिटी न केवल गाजा में बल्कि वेस्ट बैंक में बढ़ी है, दुगनी हो गई है। मतलब 60 से 65% हमास, मतलब एक जो 44% वोट पाया था वो 2007 में, इस समय 60 to अगर अभी चुनाव हो जाए तो 60 to 65% हमास वोट पाएगा। उसके मतलब ये जो फतह है महमूद अब्बास की तो है ही नहीं, तो 8वें 9वें पे है। उसके पीछे PFLP है, उसके पीछे फिर जो फतह जो टूटी है वो है। तो इस तरह से पूरा है। और अगर प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाए, इसको महमूद अब्बास जीते थे 2006 में, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में हमास के लीडर इस्माइल हानिये ये सबसे पॉपुलर हैं। मरवान बरगूती एक और नेता हैं जो फतह के हैं, जो जेल में हैं, तब से जेल में, मतलब करीब 20 साल से, और हमास के बहुत वो क्लोज आ गए हैं। मरवान बरगूती, इस्माइल हानिये और महमूद अब्बास, इन्हीं तीन का नाम है, उसमें अब्बास थर्ड है। अब आप सोच लीजिए। तो जब आपकी ये स्थिति है कि पॉपुलैरिटी के मामले में हर मामले में हमास आगे है और बाकी फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस के फैक्शन जो कि सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं वो आगे हैं, तो महमूद अब्बास को क्या राइट है किसी नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का? ये तो केवल इजराइल और अमेरिका का गेम हो सकता है, और इजराइल और अमेरिका के गेम को महमूद अब्बास खेल रहे हैं। और यही बात फिलिस्तीन रेजिस्टेंस कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि जो जन विरोधी काम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने किया है, आज से नहीं 2006 से लगातार, महमूद अब्बास ने जब हमास की सरकार डिसमिस की, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हमासी नहीं, रेजिस्टेंस के बहुत सारे लीडर्स को कत्ल किया, असैसिनेट किया बाकायदा, कई लोगों को जेल में रखा, काफ़ी इसको लेके विवाद रहा, दोनों तरफ से गोलियां चली। फिर जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने देखा कि हमास की ताकत का वो मुकाबला नहीं कर सकता, तब वो जाके झुका, आज तक झुका हुआ। और अभी फिर इजराइल की शय पे ये पूरा जो एक अभूतपूर्व स्थिति बनी है गाजा में, उसको लेके वो अपना मतलब बहुमत को मतलब अपना दिखा रहे हैं महमूद अब्बास। तो अब इस पूरी सिचुएशन में आपके सामने देखिए, मैंने पूरा जो सिनारियो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। लड़ाई जारी है, रमज़ान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता वैसे वैसे सड़कों पे आ रही है, अपराइजिंग धीरे धीरे बिल्डअप होती है। अपराइजिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता, और अपराइजिंग एक लंबे समय तक चलती है। किसी भी अपराइजिंग को आप देख लीजिए, फर्स्ट इंतिफादा, सेकेंड इंतिफादा, वो एक लंबे समय तक उसको जोर पकड़ने में भी देर लगता है और फिर वो चलती बहुत लंबा है। तो ये जो एक लड़ाई जो कि धीरे धीरे और जोर पकड़ रही है और ज़्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि 7 अक्टूबर की घटना ने आम फिलिस्तीनी के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस कि इतना मतलब नरसंहार होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है और रेजिस्टेंस के प्रति विश्वास नहीं टूटा है। क्योंकि अगर इजराइल, ठीक है, इजराइल मार रहा है 90 लोग, आप हर दिन आप 8 या 10 इजरायली मार रहे हो हर दिन, लेकिन जो 8 और 10 इजरायली आप मार रहे हो उसमें आप इजरायली स्टेट को सीधे अटैक कर रहे हो। ये लोग तो खैर मानवता की हत्या कर रहे हैं, वो एक बड़ी सजा है जो मिलेगी, लेकिन जो इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, ये इजरायली स्टेट कमजोर हो रहा है। और फिलिस्तीनी जो जनता है अंतर्गतवा वो यही चाहती है कि इजरायली स्टेट कमजोर हो, खत्म हो और पैलेस्टीनियन स्टेट बने। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।